नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, आज कक्षा 10 की विज्ञान का हम छठा पाठ देखेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। और ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का पाठ होने वाला है। 7 नंबर के प्रश्न आपके इस पाठ में से पूछने वाले हैं। तो अगर आप ये पाठ तैयार करते हो तो आपके जो 7 नंबर है जो परीक्षा में पक्के पक्के मिलने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम इस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वन लाइनर क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। इसके अलावा इसके जो पार्ट के अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो वाले और वन लाइनर क्वेश्चन हम सारे देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। आपको कमेंट करना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें, FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑक्सीकरण, अपचयन, अपघटन, संयुग्मन। तो FeCl3 का FeCl2 में जो परिवर्तन होता है उसको हम अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपचयन। दूसरा प्रश्न है, एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो यह अभिक्रिया कैसे होगी। तो टूटने का जो काम होता है वो अपघटन में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, अपघटन। तीसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। ऑक्सीकारक, उत्प्रेरक, अपचायक या इनमें से कोई नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम अपचायक कहते हैं, उनको हम अपचायक कहते हैं। चौथा प्रश्न है, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं कौन सी हैं। तो दोनों दिशाओं में होने वाली जो अभिक्रिया होती हैं उस अभिक्रिया को हमें जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जो दोनों दिशाओं में चल सकती हैं उसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। पांचवा प्रश्न है, अभिक्रिया का वेग बढ़ाने वाले कौन होते हैं। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ाने वाले उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया का वेग बढ़ाने का कार्य करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, एंजाइम होते हैं। एंजाइम ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक। तो एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं। चौथा ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लगाकर 5 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में डाल रखे हैं। वो भी वीडियो मैं इस लिंक में दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर जो वीडियो मॉडल पेपर वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सातों प्रश्न इसमें 2Mg + O2 2 MgO इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है। 8, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती हैं उसके लिए हम कौन सा चिन्ह है जो काम में लेते हैं वो इसमें पूछा है। तो इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ये वाला निशान हम काम में लेते हैं। इसका मतलब दोनों दिशाओं में वो अभिक्रिया चलती हैं। नवा प्रश्न है, वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित होती हैं कहलाती हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो रही है उस अभिक्रिया को जो स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रिया कहते हैं। ग ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा निकलती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये 10 प्रश्न और हैं जो कि पाठ के अंदर से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा में जो पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है, जब पोटेशियम धातु की जल से अभिक्रिया करवाते हैं। जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका क्या होता है। तो जब भी पोटेशियम की जो हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जल इसका जो ऑक्सीकरण हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है। इसमें से ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है। तो CaO का जल में घुलना, NH4Cl का जलीय विलयन बनाना, NaOH का जलीय विलयन बनाना या उपरोक्त सभी। तो NH4Cl जो अमोनिया होता है, अमोनियम क्लोराइड, उसका जलीय विलयन बनाना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो जो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का जलीय विलयन बनाना ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 इसमें H2Cl2 और ये अभिक्रिया करके बना रहा है 2HCl। तो इसमें क्या हो रहा है, H2 का अपचयन हो रहा है, H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है या Cl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो Cl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, सी ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, Cl2 का ऑक्सीकरण। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 2 PbOH + C + 2 Pb + CO2, इसमें शीशा अपचित हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीकृत हो रही है
या फिर कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन सही है। शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीकृत हो रही है और कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है। ये तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 5वां प्रश्न है FeCl2 Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al और ये अभिक्रिया करके बनाते हैं Al2O3 प्लस ट्वाइस Fe। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है वो विस्थापन वाली अभिक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें विस्थापन हो रहा है। दो अणु है जो विस्थापन कर रहे हैं। जो शक्तिशाली अणु है वो कमजोर अणु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर देते हैं। 6वां प्रश्न है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लोह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो एक तो हाइड्रोजन गैस बनती है और एक आयरन क्लोराइड बनता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोह चूर्ण पर जब भी हम तनु HCl डालेंगे तब जो उसमें एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और एक आयरन क्लोराइड बनेगा। प्रश्न नंबर 7 है अभिक्रिया दे रखी है वनस्पति तेल प्लस H2, इनको निकल की सहायता से वनस्पति घी में बदला जा रहा है। ठीक है, प्लस निकल। तो इसमें उत्प्रेरक वर्धक कौन है? इसमें उत्प्रेरक वर्धक कौन है? तो इसमें जो उत्प्रेरक वर्धक है वो है इसमें कॉपर। 8वां प्रश्न है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अगर करवाते हैं तो इससे जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। तो इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है ये हमें पूछा गया है। तो जब भी जिंक की कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। इसमें जो जिंक होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जिंक का जो ऑक्सीकरण होता है और कॉपर का इसमें अपचयन हो रहा है। 9वां प्रश्न है NH4Cl की विलयन कितना होता है? विलयन का pH मान कितना होता है? NH4Cl विलयन का pH मान कितना होता है? तो ये जो एक प्रकार से अम्ल है ये, और इसका जो विलयन होता है वो 7 से कम होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है तो 7 से कम होता है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? लोहे का चुंबक बनना, कार्बन के जलने पर CO2 बनना, NH4Cl का ऊर्ध्वपतन होना और शक्कर का जल में विलय होना। तो इनमें से जो कार्बन के जलने पर CO2 का बनना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी सारे के सारे जो भौतिक परिवर्तन है लोहे का चुंबक बनना, नौसादर का ऊर्ध्वपतन होना और शक्कर का जल में विलय होना, ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन है, केवल बी ऑप्शन को छोड़ के। अब दोस्तों देखते हैं पाठ के प्रश्न जो पाठ के पीछे दे रखे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लघुतरात्मक प्रश्न वो वाला। प्रश्न संख्या 11 है। इसमें रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन परिवर्तित होकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं और इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोयले के जलने पर CO2 का बनना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और ये CO2 निर्माण करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है CO2 का, इसलिए हम इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक का नाम क्या है? तो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए एक उत्प्रेरक होता है निकल, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 13वां उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं? इनके नाम लिखिए। तो उत्प्रेरण मुख्य रूप से प्रश्न संख्या 14 जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फाइड से कराने पर जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर का अपचयन होता है इसमें। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये एक तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। विस्थापन इसमें क्या होता है, जो शक्तिशाली होता है जिंक वो कॉपर का जो प्रतिस्थापन कर देता है। प्रश्न संख्या 15 रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया है इसमें ये फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाते हैं तो इसमें जो अपचयन होगा फेरिक ऑक्साइड में फेरस का, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड में जो इसका ऑक्सीकरण होता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 16 उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती हैं जिसमें अभिकारक और
अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक पुनः वापस बना सकते हैं हम, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष से क्या तात्पर्य, क्या कार्य है। तो उत्प्रेरक वर्धक जो होता है वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, वर्धक का काम होता है बढ़ाने का, और विष का काम होता है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करना। तो वर्धक अभिक्रियाशीलता को बढ़ाता है, जबकि विष है जो अभिक्रियाशीलता को कम करता है उत्प्रेरक की। प्रश्न संख्या 18 है अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया एक साथ होती हैं तो लवण और जल बनते हैं, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो वेग के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो तीव्र अभिक्रिया और एक मंद अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 20 है इसमें ताप अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण दें। तो ताप अपघटन अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट का एक विघटन ताप अपघटन अभिक्रिया या ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रिया है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को अगर थोड़ा सा ताप दिया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल जाती हैं। अगला प्रश्न 21वां इसमें किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है। तो उत्प्रेरक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देता है या फिर उसको कम कर देता है, लेकिन खुद है जो अपरिवर्तित रहता है। प्रश्न संख्या 22 है रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन का आधारभूत सिद्धांत क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन समीकरण का जो संतुलन का सिद्धांत है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही नष्ट होता है, अभिक्रिया के दौरान उसका द्रव्यमान संरक्षित रहता है। प्रश्न संख्या 23 रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ तो ऑक्सीकृत होता है और दूसरा पदार्थ है जो अपचयित होता है, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, तो इनको हम रेडॉक्स या फिर उसको उपापचयी क्रिया के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 24 कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया है। तो कोयले का दहन एक संयुग्मन अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में कोयले का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया भी है। प्रश्न नंबर 25 है प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य प्रतिक्रिया कराने पर विलयन का pH कितनी होगी। तो जब भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया कराएंगे तो इसका जो विलयन होगा वो उदासीन हो जाएगा, और उदासीन विलयन की जो pH मान होता है वो 7 होता है, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और इसका जो pH मान होगा वो 7 होगा। जो आसुत जल होता है उसका pH मान भी 7 ही होता है, वो उदासीन होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखते हैं इसी पाठ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में लिखना है। तो PbNO2 होल ट्वाइस की अभिक्रिया उष्मा देंगे तो ये PbO में बदल जाएगा और नाइट्रस ऑक्साइड बनेगी, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और एक ऑक्सीजन इसमें से निकलेगी। तो ये इसको जो संतुलित रूप में लिखना है। तो जब भी इसको हम संतुलित रूप में बनाएंगे तो ये ट्वाइस NO2 के रूप में लिख लिया जाएगा, बाकी सारा का सारा जो ऐसा कैसे ही लिख लेना है। प्रश्न संख्या 2 है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि उसका ऑक्सीकरण न हो। तो चिप्स की थैली होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। आपने देखा होगा चिप्स की थैली जो फुली हुई रहती है और तो उसमें जो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखें। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस। प्रश्न संख्या 3 है इसमें एक अपघटनीय अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी कारक का नाम लिखिए। तो अपघटनीय अभिक्रिया के लिए विद्युत, ताप और प्रकाश ये 3 है जो उत्तरदायी कारक होते हैं। चौथा प्रश्न है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो जब भी आप पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो इससे ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रश्न संख्या 5 है Pb प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड इनकी अभिक्रिया कराने पर लेड क्लोराइड और कॉपर किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये एक तो विस्थापन अभिक्रिया है और एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 6 मैग्नीशियम रिबन का वायु में जलने पर क्या बनता है। तो उसका श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होता है या फिर अपचयित होता है। समीकरण है इसकी ट्वाइस Mg प्लस O2, तो ये बनेगा ट्वाइस MgO। तो इसमें मैग्नीशियम का जो ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकृत हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होता है। प्रश्न संख्या 8 इसमें CH4 मेथेन प्लस O2 ऑक्सीजन की H2O जल बनेगा। इसका है जो रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में बताना है। तो संतुलित रूप में बताने के लिए इसमें CH4 और ये इसमें CO2 और H
तो इसको संतुलित करने के लिए O2 को 2 से गुणा कर लेंगे और H2 को भी 2 से गुणा कर लेंगे, 2 जोड़ लेंगे। नवा प्रश्न है N2 और H2 की अभिक्रिया का एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो N2 और H2 इन दोनों को अगर हम समीकरण संतुलित करवानी है तो इनको अभिक्रिया करवाएंगे तो अमोनिया बनता है NH3। तो इसको संतुलित करने के लिए ये जो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं इसको हम 3 से गुणा कर लेंगे ताकि दोनों तरफ जो संतुलित रहे। नाइट्रोजन के 2 अणु और हाइड्रोजन के 6 अणु। NH3 में नाइट्रोजन के 2 अणु हैं और हाइड्रोजन के 6 अणु हैं। 10वां प्रश्न है कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर उष्मा में क्या परिवर्तन होता है। तो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर उष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है इसमें कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातुओं के नाम लिखिए। तो कॉपर से अधिक जो सक्रिय धातु है वो एक तो आयरन है, जिंक है और मैग्नीशियम। ये तीनों की तीनों ही धातुएं कॉपर से अधिक सक्रिय हैं। जिंक है और मैग्नीशियम है और आयरन है। नेक्स्ट सवाल प्रश्न है इसमें संगमरमर जो मार्बल होता है अपने फर्श जो बनी होती हैं वो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जिंक, लेड और कॉपर की क्रियाशीलता का क्रम क्या है। तो सबसे अधिक क्रियाशील होती है जिंक, उसके बाद में लेड और फिर अंत में आती है कॉपर। अगला प्रश्न है एंजाइमों का संगठन एक तथा विशेषता बताइए। एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो भिन्न भिन्न जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कौन सी 2 अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में 2 अभिक्रियाएं चलती हैं, एक तो अग्र अभिक्रिया और एक प्रतीप अभिक्रिया। ये दोनों साथ साथ चलती हैं। जैव रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो जैव रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का वहन किया जाता है वो एक प्रकार से जैव रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 18 उत्प्रेरक वर्धक का एक उदाहरण दीजिए। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या करते हैं अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो वनस्पति तेल से अगर आपको जो वनस्पति घी बनाना है तो हाइड्रोजन गैस की सहायता से आप निकल उत्प्रेरक की या फिर कॉपर उत्प्रेरक डालकर जो आप वनस्पति घी बना सकते हैं। तो निकल और कॉपर ये दोनों वर्धक उत्प्रेरक का काम करते हैं। 19वां प्रश्न है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो प्राप्त श्रेणी होती है उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कांच का टूटना, कागज़ का फाड़ना, ठीक है, लकड़ी का टूटना और बर्फ़ का पिघलना, ये सारे भौतिक परिवर्तन हैं। दूध से दही बनने तथा तैयार सब्जी को कुछ घंटे बाद खराब होना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दूध से दही बनना ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें नया पदार्थ बनता है, दूध से दही बन रहा है और ये एक ही तरफ चलती हैं, इसको हम वापस रिवर्स में नहीं ला सकते हैं। तो ये केवल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जबकि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होती हैं। 22वां प्रश्न इसमें कॉपर सल्फेट नीले रंग के विलयन में जब आप जिंक के टुकड़े डालने पर नीला रंग विलुप्त हो जाता है, क्यों। क्योंकि जब भी आप कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जो जिंक के साथ में करवाते हैं तो इसमें जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर का अपचयन होने के कारण इसमें इसका नीला रंग समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 23 ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा दीजिए। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई स्पीशीज तत्व परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं उसको हम अपचयन कहते हैं। अपचायक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उनको हम अपचायक कहते हैं। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये कुछ जो इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपको प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर आपको कमेंट करना है। साथ ही एक प्रश्न आपको और कमेंट करना है कि जो अफीम है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। पुराने वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको एंड स्क्रीन पर दिखता होगा।